Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Tawqirur Rahman from BS Biotechnology. Today my topic is polymerase chain reaction. तो बेसिकली पोलीमरेज चेन रिएक्शन होता ही है कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम अपने डीएनए को, जो हम डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम डीएनए को चेक करते हैं, तो जो हमारा स्पेसिफिक डीएनए होता है उस डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए, यानी कि उसकी ढेरों ज़्यादा कॉपीज़, उस जो हमारा डीएनए फ्रैगमेंट होगा उसकी ढेरों कापियाँ बनाने के लिए, उसकी मैक्सिमम कॉपीज़ बनाने के लिए हम पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो डिवाइस है उसको यूज़ करते हैं। PCR is an in vitro technique for the amplification of region of DNA which lies between two regions of noun sequence। यानी कि हमें दो नाउन सीक्वेंस का पता है, उसके सेंटर में जो रीजन्स है, जो डीएनए का वो रीजन है, उसको एम्प्लीफाई करने के लिए हम पीसीआर प्रोसेस यूज़ करते हैं। और ये इन विट्रो टेक्निक्स है जो हमारे लैब्स वगैरह में यूज़ होती है, यानी कि लैब की टेक्निक है। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। तो ये जो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन है इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, किसको यूज़ करके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स में हम यूज़ करते हैं और इससे हम ये एम्प्लीफिकेशन वाला प्रोसेस अचीव करते हैं। तो वो एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को कैसे यूज़ करते हैं, वो हम आगे देख रहे हैं। देयर आर टिपिकली शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विच आर कंप्लीमेंट्री टू द आउटर रीजन ऑफ नाउन सीक्वेंस। ये जो हमारे पास प्राइमर्स हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर्स हैं, ये शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो हमारे पास नाउन सीक्वेंस है उसके कम्प्लीमेंट्री शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, इनको भी कहते हैं डीएनए कहा जाए, तो ये शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जो नाउन जो सीक्वेंस है उसके कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उसके साथ जाके ये अटैच करते हैं। The oligonucleotides serve as a primer for DNA polymerase, and the denatured strands of the large DNA fragments serve as the template। ये जो oligonucleotides हैं ये प्राइमर के तौर पे DNA polymerase के साथ वर्क करते हैं। जब डीनेचुरेशन डीएनए को स्ट्रैंड को डीनेचर किया जाता है तो उस फॉर द लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट सर्व एज द टेम्पलेट। तो ये जो प्राइमर हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ये कैसे वर्क करते हैं कि जब हम डीएनए को डीनेचर करते हैं तो उस डीनेचरेशन के बाद जो फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है, दूसरा स्ट्रैंड अलग ही होता है, तो ये प्राइमर उन स्ट्रैंड के साथ जाके अटैच होते हैं और फर्दर उसको उसमें और एडिशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो वो एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, एक कॉपी से दूसरी कॉपी बन जाती है उस स्ट्रैंड के साथ। और यानी कि ये जाके स्टार्ट से बाइंड होते हैं प्राइमर, और प्राइमर के बाइंड होने के बाद ये जो बता रहा है प्राइमर कम्प्लीमेंट्री टू कोडिंग स्ट्रैंड के साथ जब ये अटैच होते हैं तो उसके बाद आगे आगे बार बार जो स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्ट्रैंड के साथ अटैच होते तो एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, और जो पहला स्ट्रैंड होता है उसके साथ भी अटैच होके एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। एक साइकिल में एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बन जाते हैं, यानी कि 2 कॉपीज़ ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बन जाती हैं। आगे हम मज़ीद इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट प्रोसेस है, देखें हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है, तो इसका जो ही फर्स्ट साइकिल होता है तो फर्स्ट साइकिल में हमारे पास फर्स्ट साइकिल में 2 कॉपीज़ बन जाती हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड था अब डबल स्ट्रैंडेड हो गया है, 2 कॉपीज़ इस साइड और 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इसी तरह जब ये आगे इनके सेकंड साइकिल होगा तो इससे ये 8 बन जाएंगी, 2 से 4 बन जाएंगी, इसी तरह 4 से फिर आगे 8 से आगे 16, 32। सिंगल स्ट्रैंड की बात की जाए तो पहले स्ट्रैंड में 4 कॉपीज़ बन जाती हैं, 4 के बाद आगे 8 कॉपीज़ बन जाती हैं, 16 और फिर 32 कॉपीज़ ऑफ स्ट्रैंड्स के हमारे पास वांटेड जो जीन्स हैं, जो सेगमेंट हैं डीएनए के, उसकी मज़ीद कॉपीज़ बन जाती हैं। तो इसके बाद एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन होती है, जितनी हज़ारों ढेरों कॉपीज़ बन जाती हैं हमारे पास विद अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि टाइम की भी बहुत यानी कि मुनासिब मिकदार में हमें ये कॉपीज़ मिल जाती हैं।
ठीक है। तो बेसिकली हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये हमें डिज़ीज़ को डायग्नोज करने में, रिसर्च प्रोसेस में हमें ये हेल्पफुल होता है। डिफरेंट डीएनए की ढेरों कापीज़ हमें उस टाइम नीड होती हैं। नेक्स्ट इसके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो मेन चीज़ है वो इसके हैं स्टेप्स। तो ज़रा स्टेप्स पे बात करें तो इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 डीनेचुरेशन, स्टेप 2 एनेलिंग और स्टेप 3 एक्सटेंशन। अब सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 है, उसको हम डीनेचुरेशन का नाम देते हैं क्योंकि उसमें हम डीएनए को डीनेचर करते हैं। तो 1 मिनट हम ये प्रोसेस इसको लगता है जो डीनेचुरेशन में, उसमें हमारा जो मेन चीज़ है वो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 94 सेंटीग्रेड, क्योंकि 94 सेंटीग्रेड में जो हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में 2 स्ट्रैंड्स हैं जिनमें आपस में हाइड्रोजन बाइंडिंग के थ्रू बाइंड किया हुआ है, डिफरेंट बाइंडिंग्स हैं, तो ये इतने टेम्परेचर में वो बाइंडिंग ब्रेक हो जाती हैं और वो जो टेम्पलेट है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो ये डीएनए स्ट्रैंड है वो डीनेचर हो जाता है, इसका एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है और दूसरा स्ट्रैंड अलग, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। अब सेकंड स्टेप है एनेलिंग। एनेलिंग में ये होता है कि एनेलिंग में हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे। क्यों डाउन करेंगे कि टेम्परेचर हमारा 94 सेंटीग्रेड है, वहाँ पे जो हमारा जो एंजाइम्स बाइंड करवा रहे हैं वो वहाँ पे नहीं बाइंड करवा सकते। बाइंडिंग जो एंजाइम्स हैं उनको 94 सेंटीग्रेड पे जाके वो बाइंडिंग वाला काम नहीं कर सकते, इसीलिए डीएनए डीनेचर हो जाता है। अब जब टेम्परेचर हम डाउन करेंगे 45 to 54 सेंटीग्रेड के बिटवीन में हम रखेंगे इसका ये टेम्परेचर, तो उसमें ये होगा कि अब 2 स्ट्रैंड हमारे पास अलग अलग आ गए। अब इन स्ट्रैंड के साथ हमने प्राइमर को अटैच करवाना है। प्राइमर को मैंने बताया भी, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर क्या होते हैं कि ये शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जो प्रॉपर सेगमेंट के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि वो प्राइमर अटैच हो जाते हैं स्टेप 2 में एनेलिंग वाले प्रोसेस में। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर अटैच करवा के हम इसको क्या करवाते हैं, एक के साथ फॉरवर्ड एक के साथ रिवर्स प्राइमर जो अटैच हो, उसके बाद एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है। एक्सटेंशन हम फिर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज अप करते हैं, 72 तक लेके जाते हैं, तो 2 मिनट्स हमें इसका टाइम लगता है एक्सटेंशन में। तो ये जो ही प्राइमर अटैच होते हैं तो हमारे पास सैंपल के साथ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, तो एक नया टेम्पलेट बनना, एक नया स्ट्रैंड उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह एक नया स्ट्रैंड अटैच होता है तो एक डीएनए फ्रैगमेंट से 2 डीएनए फ्रैगमेंट बन जाते हैं, और इसी तरह मज़ीद आगे साइकिल होते जाएंगे, तो 2 से 4, 4 से 8, 12, इसी तरह 16, यानी कि इसी तरह आगे वो मल्टीप्लाई करते जाएं तो ढेरों के हिसाब से आगे हम जा सकते हैं। इस तरह ये हमारी ढेरों कापीज़ बन सकती हैं विद इन शॉर्ट टाइम में। देखिए हमारे पास 1 मिनट लगा है डीनेचुरेशन में, बाकी से 2 मिनट लगे हमें एक्सटेंशन करने में, तो 2-3 मिनट में एक साइकिल हो जाता है, तो 15-20 मिनट में ढेरों कापीज़ हम बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। तो रिएक्शन कंटेन किस पे कंसिस्ट करता है, टारगेट डीएनए, एग्जांपल एनवायरमेंटल डीएनए, जो हमारे पास टारगेट डीएनए है वो होना चाहिए मेन चीज़। 2 प्राइमर, 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लॉन्ग होना चाहिए जो हमारे पास प्राइमर हो, और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है वो हमारे पास थर्मोस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को वो स्टेबल कर सकता हो। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनटीपीज़ हैं, कोफैक्टर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वगैरह, ये चीज़ें हमें चाहिए। मिक्स इज़ सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर साइकिलिंग, इसको हम मिक्स करेंगे और फिर टेम्परेचर साइकिल को ज़रा चेक करें। तो ई साइकिल में सबसे पहले हमारे पास बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उसको 94 सेंटीग्रेड कहा जाता है, 94 सेंटीग्रेड होता है। इसमें डीनेचुरेशन हो जाती है डीएनए की, उसमें उसके बाद फ़ौरन टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है, या ऑटोमेटेड जो पीसीआर है उसमें खुद ही डाउन हो जाता है। एनेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो 30 to 60 सेंटीग्रेड के दरमियान इसको टेम्परेचर को रखा जाता है। उसके बाद फिर एक्सटेंशन में फिर हम टेम्परेचर को थोड़ा राइज अप करते हैं, 72 सेंटीग्रेड तक लेकर जाते हैं। तो ये हमारा एक साइकिल होता है जिसमें एक साइकिल में 1 से 2 कापीज़, और इसी तरह अगर मज़ीद उन 2 कापीज़ का साइकिल और करें तो इसी तरह 8, तो इस तरह आगे कापीज़ बनती जाएंगी।
तो ये नेक्स्ट है प्राइमर सिलेक्शन। तो प्राइमर की सिलेक्शन हम कब करेंगे? तो प्राइमर इज़ एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। प्राइमर जो है हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, विल टारगेट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अपोजिट बेस पेयरिंग एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड के ये जो कम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रैंड पड़ा हुआ है उसमें एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन के अपोजिट हमें यानी कि एडेनिन के अपोजिट हमें थायमिन, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन, तो इसको हम इस तरह के वो स्ट्रैंड बनाएंगे और वो प्राइमर हम खुद लैब में बना सकते हैं, बने हुए भी मिलते हैं, तो उनको हम आगे अटैच करवा सकते हैं। उसके बाद है फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। इफ़ यू नाउ द सीक्वेंस टारगेटेड फॉर एम्पलीफिकेशन, अगर आप सीक्वेंस टारगेटेड एम्पलीफिकेशन के सीक्वेंस को जानते हैं, यू नाउ द साइज विच द प्राइमर शुड बी एनालिंग क्रॉस। इफ़ यू डू नॉट नाउ द सीक्वेंस दैट डू यू गेट। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? ये एक एंजाइम्स है, रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपिंग द सीक्वेंस स्टार्टिंग एट द प्राइमर फॉर द सिंगल डीएनए स्ट्रैंड। ये इसकी ये जिम्मेदारी होती है, ये एक एंजाइम्स होता है जो क्या करता है? कॉपी करता है सीक्वेंस स्टार्टिंग द प्राइमर फॉर द सिंगल डीएनए के साथ होता है। और कॉमनली यूज टेक एन एंजाइम फॉर द हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होता है। थर्मस एक्वाटिक्स आइसोलेटेड फर्स्ट द थर्मल स्प्रिंग इन येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर हमें ये फर्स्ट थर्मल स्प्रिंग ये वहाँ पर पाया जाता है। दिस एंजाइम इज हीट टॉलरेंट। ये एंजाइम हीट टॉलरेंट, हीट को बर्दाश्त करने वाला होता है। तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या होता है कि कटिंग द डीएनए सीक्वेंस यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनटू पीसेस, स्पेसिफिक एंजाइम कट स्पेसिफिक प्लेसेस। तो RFLPs ये होते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होती है, यानी कि जो हमारे पास फ्रेगमेंट हैं उनको उनकी कटिंग स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक एंजाइम्स उनको कट करते हैं स्पेसिफिक साइट से, तो इसको हम कहते हैं RFLPs रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम उनको कट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जिस तरह नीचे दिखाया भी गया है कि थायमिन और एडेनिन ये स्पेसिफिक साइट्स हैं, तो इसको यहाँ से कट करेगा, और इस तरह एडेनिन और थायमिन यहाँ से भी इसको कट करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक साइट है और इसको एक स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज़ होता है जो उसको कट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस है। फ्रेगमेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट length are separated often on the agarose gel bed by electrophoresis or using capillary electrophoretic separation, यानी कि फ्रेगमेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट लेंथ आर सेपरेटेड। जब हम PCR के थ्रू डिफरेंट लेंथ्स के हम फ्रेगमेंट्स की कॉपीज़ बना लेते हैं, उसके बाद इनकी सेपरेशन का प्रोसेस हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशंस कहा जाता है इसको हम यूज़ करते हैं, कैपिलरी एक्शंस के थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास ये पूरा एक डायग्राम दिखाई गई है टर्मिनल रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस। इसमें यह है कि सबसे पहले एक्सट्रैक्ट डीएनए हमने किया, फिर उसके हमने फ्रेगमेंट निकाले, फ्रेगमेंट के बाद हमने पीसीआर किया, पीसीआर में हमने क्या किया, डिफरेंट तरह की कॉपीज़ बनाई। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये डीएनए था, डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट डीएनए किया और उसके बाद हमने उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसका स्पेसिफिक फ्रेगमेंट जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी है वो निकाला। उसको निकालने के बाद हमने उसको पीसीआर किया, पीसीआर करने के बाद हमें ढेरों ज़्यादा कॉपीज़ मिल गई। अब उन कॉपीज़ के डीएनए को हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू जो स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया, उनके थ्रू हमने कट करवा के, तो फिर जब हमारे पास डिफरेंट पीसेस आ गए, डिफरेंट साइजेस के आ गए, तो उनको सही तरीके से सीक्वेंस करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अरेंजमेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैपिलरीज में हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को डालते हैं, तो वो अपने साइज़ के लिहाज से, अपने ग्रेडियंट्स के लिहाज से वो क्या होते हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। मैस एंड साइज़ के बेस पर ये इनको सेपरेट कर लिया जाता है और उससे हमें एक नई सीक्वेंस का भी यानी कि हमें नई सीक्वेंस का भी पता चल जाता है। तो ये बेसिकली लैब्स वर्क हैं सारे, और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही अहम वर्क है, रोल है पीसीआर का और इलेक्ट्रोफोरेसिस का।
टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करने में, स्पेसिफिकली डायग्नोसिस काम करने में इसका बहुत डिज़ीज़ को डायग्नोज करने में बहुत हेल्पफुल है, रिसर्च बेस पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके ये यूज़ एडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कुछ मिसमैच भी हो सकता है और थोड़ा हाई एक्सपेंसिव भी है ये PCR मशीन्स वगैरह। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। गुड लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।